नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर बने हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश सरकार के कदावर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिक्षकों के दबाव के आगे झुककर अपना बयान लिया वापस। कहा, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा नहीं था मकसद। तिब्बत निर्वासित सरकार और समुदाय द्वारा सादे तरीके से मनाया गया दलाई लामा का 86वां जन्मदिन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल के नए राज्यपाल होंगे। वहीं प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल के नए राज्यपाल अर्लेकर गोवा विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही गोवा के वन और पर्यावरण एवं पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल के राज्यपाल नियुक्त होने पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बधाई दी है। सांसद एवं राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कुल्लू के समीप पिरडी में पर्वतारोहण संस्थान के रिवर राफ्टिंग केंद्र पर राष्ट्र के सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1946 में बंगाल के विभाजन की मांग की ताकि मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान में भारत के हिंदू बहुल क्षेत्रों को शामिल करने से रोका जा सके। जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानते हुए इसका कड़ा विरोध किया था और इसके लिए संसद के भीतर और बाहर की लड़ाई लड़ी थी। वहीं इससे पूर्व राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने पिरडी स्थित पर्वतारोहण संस्थान के परिसर में रुद्राक्ष के पौधे भी रोपित किए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र की अखंडता के लिए शहादत देने वाले पहले नेता थे। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश में एक रूपता हो, इसके लिए मुखर्जी ने संघर्ष किया। जनसंघ की स्थापना से लेकर कश्मीर के आंदोलन तक मुखर्जी का योगदान अहम है। भारद्वाज ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारत में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का सपना देखा था और आज भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सपने को साकार किया है। इस दौरान पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी जनसंघ के संस्थापक श्यामा मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भारत की अखंडता के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। देश के पहले शहीद हुए हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। इस बात के लिए आंदोलन करते हुए श्रीनगर की जेल में शहीद होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती आज भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल द्वारा इस छोटा शिमला के जो है वो वार्ड में मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर मुखर्जी द्वारा जो एक नए राजनीतिक विचार के आधार पर पार्टी का गठन हुआ था, उस विचार के आधार पर जो है इस पार्टी को और मजबूत करने के लिए और इस भारत माता को जो है वो फिर से एक करने के लिए और साथ ही साथ इस
राष्ट्र को परम वैभव के शीर्ष तक ले जाने के लक्ष्य के साथ जो है वो काम करेगी। इस बात का संकल्प जो है इस कार्यक्रम के द्वारा लिया है। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा के 86वें जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की और ईश्वर से दलाई लामा की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं विश्व भर के नेताओं ने भी दलाई लामा के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का 86वां जन्मदिन मंगलवार को मैक्लोडगंज में तिब्बत निर्वासित सरकार और समुदाय द्वारा सादे तरीके से मनाया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रवक्ता तेंजिन ने बताया कि कोरोना के चलते धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म दिवस सादे तरीके से मनाया जा रहा है। समारोह स्थल पर ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हम लोग मना रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे परम पावन दलाई लामा जी के 86 वर्षगांठ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी विश्व के सभी साथियों को नमस्कार एवं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। सर, चीन द्वारा भारत की सीमा पर लाखों की संख्या में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं, कैसे देखते हैं सर? हाँ जी, वैसे ये सभी तो एक राजनीतिक जो समस्या है, तो ये तो हमेशा चीन के द्वारा होते ही रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में भारत के सरकार एवं जनता भी इसमें थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए। परम पावन दलाई लामा जी के जो 15वें दलाई लामा जी जो बनेंगे, हाँ जी, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर कि चीन उसमें हस्तक्षेप तो करेगा? ये तो कोई निसंदेह देखिए, परम पावन दलाई लामा जी का 15वें जो दलाई लामा जी जो है वो तिब्बत द्वारा ही रिकॉग्निशन हो गए, ये तो स्पष्ट है। लेकिन चीन का कहना है कि हम उन्हें उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। नहीं, वो कहते रहेंगे, क्योंकि जिस धर्म को नहीं मानते हैं तो वो पूर्ण जन्म में क्या मानेंगे। पहाड़ों की रानी शिमला में इन दिनों मैदानी इलाकों से काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। घूमने आए सैलानी कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन करें, इसके लिए शिमला पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए है। लेकिन कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो कोविड नियमों को ठेंगा दिखाते साफ देखे जा सकते हैं, और जब पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें नियमों की पालना करने के लिए कहा जाता है तो वे पुलिस कर्मियों के साथ उलझ जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले पेश आए हैं। ऐसा एक और मामला मंगलवार को भी सामने आया, जब रिज मैदान पर घूम रहे कुछ पर्यटकों को पुलिस द्वारा मास्क लगाने के लिए कहा गया, जिसके बाद पर्यटक पुलिस कर्मियों से उलझ पड़े और बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस को पीसीआर वैन बुलानी पड़ी और पर्यटकों को वहां से पुलिस थाने ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एसएफआई इकाई ने छात्र हित से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का आरोप है कि प्रदेश सरकार लगातार विश्वविद्यालय और शिक्षा का भगवाकरण करने पर आतुर है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने अपने शैक्षणिक अनुभव के 10 साल पूरा होने के 3 महीने पहले ही विश्वविद्यालय के कुलपति का पद प्राप्त किया है, जो सरासर गलत है। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय में हो रही प्रोफेसरों की भर्तियों को भी गैरकानूनी करार दिया है। प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो वाइस चांसलर जो अलग अलग तथ्य देकर, गलत तथ्य देकर वाइस चांसलर बने हैं, गवर्नर साहब उनको तुरंत बर्खास्त करें। जिस तरह से उन्होंने अपने तथ्य दिए हैं उसके आधार पे भी उनकी जो एलिजिबिलिटी एज अ वाइस चांसलर वो कम है, और साथ ही जो ये वाइस चांसलर है 2016 से लेकर 2018 तक बीजेपी एससी सेल के अध्यक्ष रहे हैं। और विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जो आपका विश्वविद्यालय का कोई भी प्रोफेसर है, टीचर है, वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इंडल्ज नहीं रह सकता है। जबकि डॉक्टर सिकंदर कुमार इसके अंदर जो एससी सेल का अध्यक्ष इसके अंदर रहे हैं, तो हम ये मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं कि उनको तुरंत रूप से बर्खास्त किया जाए। साथ ही एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई जो प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया कैंपस के अंदर चली है उसका विरोध कर रही है। उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो यूजीसी ने मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा है कि सिंपल एमए नेट सेट को आप असिस्टेंट प्रोफेसर रख सकते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर उस मिनिमम के आधार पर भर्तियां जो है की जा रही है। जबकि विश्वविद्यालय के अंदर जो रिसर्च का काम है, पीएचडी करवाने का काम है, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर करता है, जिसकी खुद की एमए और नेट और सेट होगा। वो किस तरह से खुद जिसकी पीएचडी नहीं होगी और लोगों को किस तरह से, स्टूडेंट्स को किस तरह से पीएचडी करवाएगा। इसके आधार इस मांग को लेकर
कि जो ये मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके आधार पे भर्तियां की गई है उसको जो है बढ़ाया जाना चाहिए था। और दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं कि जो कोरोना के टाइम के अंदर जब अलग देश के अलग अलग राज्यों के अंदर लॉकडाउन था, दूसरे देशों से फ्लाइटें यहाँ पे नहीं आ रही थी, आपने जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, तो आपको जो इंटरव्यू भी है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाने चाहिए थे। क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर जो ये भर्तियां है, सब भर्तियां लगभग हिमाचल के आसपास से हुई है, जो ये साफ तौर पे दिखाता है कि जो प्रदेश सरकार के इशारे पे ये पूरी की पूरी भर्तियां की गई है और विश्वविद्यालय को भगवाकरण का एक अड्डा बनाने का काम किया गया है। और प्रदेश सरकार जो बीजेपी की सरकार है और साथ में आरएसएस और जो आपका यहाँ पे वाइस चांसलर है, जिन्होंने जब वो इस पद के ऊपर नियुक्त हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं ताउम्र आरएसएस के लिए काम करता रहूंगा। वो सारी चीजें ये दिखाती है कि कैंपस के अंदर जो भर्तियां हुई है टोटली पॉलिटिकल भर्तियां हुई है, और जिन लोगों को कैंपस के अंदर प्रोफेसर के लिए जो जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा थी या जो दूसरी यूनिवर्सिटियों, दूसरे राज्यों या दूसरे देशों के अंदर थे, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं। इस चीज को लेकर हम इन भर्तियों का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल में उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठन को मजबूत बनाने में जुट गई हैं और बैठकों का दौर निरंतर जारी है। संगठन को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी व वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला पहुंचे हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। धर्मशाला पहुंचने पर क्या कुछ बोले कांग्रेस प्रभारी, आइए जानते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में पहुंचे कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी स्वागत के लिए पहुंचे। ऐसे में कोविड नियमों की अवहेलना होती हुई भी नजर आई। वहीं अगर बात करें प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की, तो इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के चुनावों के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और उपचुनावों में भी कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेगी। टिकट की घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा तिथियां निर्धारित की जाएंगी, तो पार्टी की ओर से प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जिला है, ऐसे में वह यहां पर पार्टी के सभी कार्यों की समीक्षा करेंगे। क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कांगड़ा क्षेत्र में हम विशेष रूप से आए हैं यहाँ के लोगों की समस्याएं जानने और यहाँ के बारे में हम आगे चुनाव में हमारी क्या रणनीति है उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए। पूरे हिमाचल में 2022 की तैयारी क्या है इसके बारे में विचार विमर्श होगा। यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी कमेटी की, राजनीतिक रणनीति समिति की भी बैठक है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक है, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता, सारे महत्वपूर्ण नेता भाग ले रहे हैं। और माहौल नीचे जनता से बहुत अच्छा है कि हमारी 2022 में प्रचंड बहुमत से जीत होगी, इस तरह का माहौल लग रहा है। और ये तीनों उपचुनाव भी जीतने की पूरी संभावना है। सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त माहौल और गुस्सा नीचे तक है हिमाचल प्रदेश में, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, कहीं कुछ काम हुआ ही नहीं है सिवाय भाषणबाजी, बड़े बड़े पोस्टर, विज्ञापन, होर्डिंग, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया असलियत में। तो जनता बेइंतहा दुखी है महंगाई से। कितना 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल, डीजल 100 रुपये छूने जा रहा। लोगों ने सोचा नहीं था कि इस कदर स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो है इन सब बातों को देखते हुए लोगों में गुस्सा है। हम रणनीति बनाएंगे, पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे और हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर में प्राप्त आवेदनों के लिए साक्षात्कार उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम की अध्यक्षता में हुए। साक्षात्कार के दूसरे दिन करीब 60 युवाओं ने हिस्सा लिया। उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है और काफी संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला मुख्यालय नाहन में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हो रहे साक्षात्कार के दूसरे दिन करीब 60 युवाओं ने हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इस वर्ष सिरमौर जिला में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की सब्सिडी वितरण का लक्ष्य रखा गया है। मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि योजना को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में साल 2021-22 के लिए 10 करोड़ 50 लाख सब्सिडी वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना की कुल लागत को 60 लाख से बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है और 25 से 35% तक सब्सिडी का प्रावधान इस योजना में किया गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल सरकार का एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको एक मौका दिया जाता है कि वो एंटरप्रेन्योर बने। तो सरकारी नौकरी या अन्य नौकरी के पीछे ना भागते हुए खुद का रोज़गार जो सृजन करे और उसमें लोगों को फिर रोज़गार प्रोवाइड करे। तो जिला सिरमौर की जहाँ तक बात है तो इस साल जो है वो 10.5 करोड़ का सब्सिडी देने का लक्ष्य जो है हमें सरकार की तरफ से मिला है और उसी के तहत हम लोग जो इसके इंटरव्यू कर रहे हैं। आज की तारीख में हमें 60 लोगों ने अप्लाई किया है। पिछले कल हमने 26 केस 25 केस जो सैंक्शन किए थे और जो बाकी केसेस बचे वो आज की तारीख में उनको सैंक्शन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत साक्षात्कार देने पहुंचे युवाओं ने बताया कि यह योजना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसका लाभ उठाकर न केवल खुद स्वावलंबी बन सकते हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार मुहैया करवा सकते हैं। सर, मैं नौराधार से आया हूँ। जो योजना है ये बहुत ही अच्छी योजना है, सरकार द्वारा जो चलाई गई है। नौजवानों को अगर कोई अपना काम बढ़ाना है, रोज़गार इसमें बड़ा अच्छा है बिज़नेस पर्पज़ से कि आप इस लोन को बनाएं, सब्सिडी भी है इसमें और अपना कोई कारोबार करे और किसी और को भी रोज़गार दे सकते हैं। इसमें अभी तक कोई परेशानी नहीं है, बड़े आसानी से हो जाते हैं, इसके कागज़ बन जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है जी। कि सरकार काफ़ी सब्सिडियां दे रही है इस पे और महिलाओं के लिए 30% का जो सब्सिडी है तो उसके बारे में सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी के प्रमुख रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की राज्य स्तरीय जयंती वर्चुअल माध्यम से मनाई गई। विभाग के निदेशक सुनील शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के चलते और सरकार के दिशा निर्देश अनुसार गुलेरी जयंती समारोह वर्चुअल माध्यम से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कवियों द्वारा कविता पाठ किया जाएगा, साथ ही शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदी के प्रमुख रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयंती मनाई गई। बता दें 2 दिवसीय इस ऑनलाइन राज्य स्तरीय गुलेरी जयंती समारोह में कवि सम्मेलन और शोध पत्र पढ़ने का कार्यक्रम भी रखा गया है। विभाग के निदेशक सुनील शर्मा ने बताया कि ऐसे सम्मेलनों के कारण जहां कवि और कवित्रियों को मंच मिलता है तो वहीं लेखकों को भी एक मंच प्रदान करने के लिए विभाग प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कवि और लेखकों का उत्साह बना रहे और वे समाज को अपनी लेखनी से प्रेरित करते रहें, इस दिशा में भी विभाग प्रयासरत है। हम सब जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। वैश्विक महामारी होने के बाद आप जानते हैं कि पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर का खतरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है इसमें। तो जहाँ तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात है तो वो विभाग उसका ध्यान रख रहा है, पर उसका ध्यान रखते हुए साथ साथ कहीं कलाकार साहित्यकारों का हौसला कम ना हो जाए या उन्हें कोई स्टेज मिलना बंद ना हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमें आदेशित भी किया गया सरकार द्वारा कि ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही ये कार्यक्रम करे जाएंगे। तो उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम विभाग, भाषा एवं संस्कृति विभाग आज पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जयंती मना रहा है। प्रतिवर्ष की तरह ही इसमें कवि सम्मेलन का भी और एक शोध पत्र पढ़ने का कार्यक्रम भी रखा गया है, जो कि आज शोध पत्र पढ़ने का है और कल कवि सम्मेलन है। तो एक तरह से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा विभाग की तरफ से, जिसमें जहाँ एक और सभी कवित्रियों को या कवियों को एक मंच मिलेगा, वहीं लेखकों को भी एक मंच प्रदान करने की विभाग की पूरी कोशिश है। साथ ही साथ उनका उत्साहवर्धन भी बना रहे, उनका उत्साह बना रहे और वो इस दिशा में आगे समाज को प्रेरणा देते रहें, प्रेरित करते रहें अपनी लेखनी के माध्यम से। इस कोशिश में विभाग सतत प्रयासरत है।
भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि किसान मोर्चा किसानों व सरकारों के बीच सेतु का कार्य कर रहा है और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना व योजनाओं का लाभ किसानों को दिलवाना भाजपा किसान मोर्चा का लक्ष्य है। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राजकुमार चाहर ने कहा कि किसान ही देश की आर्थिकी की रीढ़ है व किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके, यह उनकी प्राथमिकता है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर मंगलवार को सोलन पहुंचे। सब्जी मंडी सोलन में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल सहित कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान किसानों आड़तियों को भी सम्मानित किया। चाहर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसानों के हितों में कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान मोर्चा कार्य कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से किसानों को अवगत कराना, किसानों को उसका लाभ कैसे मिलेगा इसके बारे में उनके बीच में जाकर उनको बताना और किसानों के हित और अधिकार के लिए उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाना, ये किसान मोर्चे का काम है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करना ये किसान मोर्चे के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये किसान का आंदोलन नहीं है, सभी किसानों का आंदोलन नहीं है। ये कुछ राजनीतिक दल हैं जिनकी राजनीतिक जमीन चली गई है, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, और ऐसे राजनीतिक दल जो अपने बेटों की और अपने नातियों को राजनीति में स्थापित करने की चिंता कर रहे हैं, ऐसे ही किसान प्रतिनिधि जो अपने को और अपने बेटों को और नातियों को राजनीति में स्थापित करने की चिंता कर रहे हैं, किसान की जमीन जाने का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन के प्रयास में लगे हैं और किसानों के कंधों पे बंदूक रख के ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें कोई आंदोलन की आवश्यकता भी नहीं थी। ये तो कैसी भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिया कि 18 माह तक कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई, वरना 2 साल का समय होता और 2 साल के अंदर इन कृषि कानूनों का लाभ किसानों को मिलता तो सब में एक ये जानकारी मिलती कि किस प्रकार के ये कृषि विधेयक माननीय मोदी जी ने किसानों के हित के लिए दिए गए हैं। ये विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, वो किसानों के मन में उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। मैं तो कहूंगा वो किसानों के हितों के लिए और किसानों की उन्नति में बाधा बनकर काम कर रहे हैं और माननीय मोदी जी किसानों के हितैषी बनकर उनकी सेवा का काम कर रहे हैं। शिक्षकों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपनी सफाई दी है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मैंने मजाक में शिक्षकों को लेकर बात कही थी, उसे अन्यथा ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। राज्य सचिवालय में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मंत्री ने कहा कि किसी भी वर्ग या समाज को ठेस पहुंचाने की उनकी भावना नहीं थी। ये हमने मजाकिया तौर पे कहा, जैसे मैंने कहा मैंने कहा है कि किसी को हाथ की वजह से नहीं कहा है, मजाकिया तौर पे कहा। वो लोग हमारे, हम उनके हैं। शिक्षक हमारे इस राष्ट्र की, देश की, किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी है। तो जो मजाकिया तौर पे मैंने बात कही है, मैं उस शब्दों को वापस ले रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा गत दिनों जनसभा के दौरान शिक्षकों पर की गई टिप्पणी के बाद प्रदेश भर में शिक्षक संघों ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मंत्री से इस बयानबाजी के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। शिक्षक संघों के विरोध के बाद कैबिनेट मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर उपजे विवाद पर विराम लगाते हुए कहा कि मेरे बयान से यदि किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। इस बयान के बाद आखिरकार शिक्षक संघों का कैबिनेट मंत्री के प्रति उपजारोष काफी हद तक थम चुका है। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा शिक्षक समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान पर आज उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया है। हम हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से इस खेद का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ हमेशा सरकार के साथ सहयोग करने की बात करता रहा है और कर भी रहा है। ऐसे में हम जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो शालीनता के एग्जाम्पल है, पूरे देश भर में उनको जाना जाता है उनकी शालीनता और सरल स्वभाव की वजह से। ऐसे में इस प्रकार के बयान देने से हिमाचल प्रदेश के हर मंत्री नेताओं को बचना चाहिए। शिक्षक समुदाय के बारे में दिए गए बयान पर आज उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रवि कुमार दलित ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा अध्यापकों पर की गई बयानबाजी की कड़े शब्दों में निंदा की है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ऐसे मंत्री को पद से निलंबित करने की मांग की है। रवि कुमार दलित ने कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा सार्वजनिक सभा में दिए गए इस बयान से शिक्षकों का मनोबल गिरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। बावजूद इसके प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री के इस बयान से शिक्षक वर्ग हतोत्साहित हुए हैं। मिशन के सदस्यों ने मंत्री के इस बयान पर नाराजगी जताई और रोष स्वरूप शिमला के रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर अपना विरोध जताया। रवि कुमार दलित ने कहा कि अगर कैबिनेट मंत्री को पद से नहीं हटाया गया तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और उपायुक्त कार्यालयों का घेराव किया जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार की होगी। हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों पे वो टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो अध्यापक हैं उन्होंने 2 साल में अत्यंत मज़े लिए। बेशर्मी की हद होती है। जिन शिक्षकों के दम पर वो हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा ग्रहण की, वो भी किसी ना किसी गुरु के चरणों में रहे होंगे। जब हम बचपन में होते हैं तो पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर हम जब उंगली पकड़ते हैं, उंगली पकड़ के हमें स्कूल छोड़ा जाता है तो दूसरे गुरु जो है अध्यापक होते हैं। तो ऐसे गुरुओं का अपमान किया गया जो बहुत शर्मनाक है, जिसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे देश, मैं तो बोलता हूँ हिमाचल प्रदेश के अध्यापक नहीं, पूरे देश के अध्यापक जो है इसका पुरजोर विरोध करे, ताकि जो ये हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दास मोदी जी, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो भी टीचर दिवस पर, अध्यापक दिवस पर अध्यापकों का सम्मान करते हैं, उनका मान बढ़ाते हैं। लेकिन उनके जो मंत्री जो उनको बनाया गया है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके का अपमान अध्यापकों का करते हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। शिमला नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कुछ एक वार्डों की जनता को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। दरअसल शिमला शहर के साथ लगते उपनगरों में पानी की समस्या बीते कई वर्षों से चली आ रही है, जिसका ना तो सरकार और ना ही शिमला जल प्रबंधन निगम आज तक हल निकाल पाई है। जल प्रबंधन निगम और जनप्रतिनिधियों द्वारा पेयजल समस्या के स्थायी समाधान को लेकर दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये दावे और घोषणाएं फाइलों तक ही सिमट कर रह जाती है। वहीं जल प्रबंधन निगम का कहना है कि शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ने से पानी की खपत भी बढ़ गई है। जल निगम के एडिशनल जनरल मैनेजर इंजीनियर हरमेश भाटिया ने कहा कि शहर के हर क्षेत्र में पानी की प्राप्त और सुचारू सप्लाई हो, इस दिशा में हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पानी की जो वाटर डिमांड एंड सप्लाई है उसको हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि वो लेवल में आ जाए, क्योंकि टूरिस्ट जैसे आप देख रहे हैं कि होटल्स की इनक्यूपेंसी फुल हो गई है, तो जो ओवर एंड अब बाहर से लोग टूरिस्ट बहुत आ गए हैं। होटल्स के डाटा से पता चलता है, जहाँ जैसे शहर में लिफ्ट यूज़ हो रही है उससे पता चलता है, जहाँ गाड़ियों की जो हमारे पास पार्किंग है वहाँ से पता चलता है। तो डिमांड तो बड़ी है, तो जो डिमांड बड़ी है लेकिन उसका जो बैकअप है वो हमारा उस पर चल रहा है। जो हमारे पास चाबा से जो हमारी मेन स्कीम है, जो बैकअप है हमारे पास, वो उससे पूरा किया जा रहा है। बाकी थोड़ी सी रीशेड्यूलिंग है। रीशेड्यूलिंग जैसे 4 घंटे की किसी जोन में सप्लाई है तो वहाँ थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे करके सप्लाई तो रेगुलर की जा रही है, और जो बीच में थोड़ा बहुत कहीं छूट जाता है तो उसको हम नेक्स्ट डे उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन संक्रमण के घटते आंकड़े राहत देने वाले हैं। ऐसे में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार स्कूल खोलने पर भी विचार कर रही है। शुरुआती तौर पर केवल विषय से संबंधित शंकाएं दूर करने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल बुलाए जाने पर विचार हो रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से सहमति पत्र साथ लाना होगा। संक्रमण के घटते आंकड़ों के बीच क्या प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, इसे लेकर प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आखिर क्या फैसला होगा, अब ये देखना होगा।
उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना की वजह से बीते करीब 1.5 साल से स्कूल बंद है। ऐसे में सभी विद्यार्थी हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में ऑनलाइन पढ़ाई के भी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्कूल आकर विद्यार्थी बेहतर ढंग से अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल खोलने की सभी तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही प्रदेश सरकार की ओर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद प्रदेश में विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी शीतकालीन स्कूल में शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यदि स्थिति सामान्य रही तो प्रदेश भर में शीतकालीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को 15 जुलाई से स्कूल बुलाया जा सकता है। शुरुआती तौर पर केवल शंकाएं दूर करने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा। इसके लिए पहले की तरह विद्यार्थियों को अभिभावकों से सहमति पत्र लाना होगा। बिना सहमति पत्र के विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोलने पर भी विचार कर रहा है। हमने विंटर क्लोजिंग के पार्शियली तो स्कूल खोल दिए हैं। यहाँ सभी हमारे टीचर, सभी अध्यापक, प्राध्यापक, हेडमास्टर, प्रिंसिपल्स फर्स्ट ऑनवर्ड्स जो 1 जुलाई के बाद से लगातार स्कूलों में जा रहे हैं। तो ऐसा जो आपने कहा कि क्या तैयारी है, तो हमारी बिल्कुल विभाग की तो तैयारी पूरी है, क्योंकि इसीलिए पहले भी उनको बुलाया था कि जाकर के स्कूल्स में अपनी ICT लैब्स को सुधारें, अपने लेक्चर्स बनाएं, आगे का शेड्यूल बनाएं, या अगर कोरोना का संक्रमण ऐसे ही कम होता रहता है तो अगर बच्चों को बुलाना पड़ता है तो वो सारी तैयारियां SOPs को देखते हुए, अगर कोई और भी कोरोना को काल में जो हमारी गाइडलाइंस सरकार की हैं तो उसकी अनुसार जो तैयारी करनी है, वो सारी तैयारी हमारे टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने अपने अपने स्कूल्स में कर रखी है। करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से पोंटा शिलाई लालडांग का विस्तारीकरण कार्य चल रहा है। यहाँ क्षेत्र के लोगों द्वारा स्थानीय लोगों को निर्माण कार्य में रोजगार देने की मांग की जा रही है। सोमवार को क्षेत्र के दर्जनों लोगों द्वारा रामबन में रोजगार देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद निर्माण कार्य में जुटी कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को बातचीत के लिए मंगलवार को पोंटा साहिब बुलाया गया था। लोगों ने बताया कि पहले भी यहां रोजगार की मांग को लेकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के माध्यम से कंपनी तक रोजगार देने की मांग पहुंचाई थी, जो पूरी नहीं हो पाई है। लोगों ने बताया कि आज कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने रोजगार देने को लेकर आश्वासन दिया है और यदि स्थानीय लोगों को रोजगार न मिला तो इसका आगे भी विरोध किया जाएगा। तो हमारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने आज हम बंदर गए तो उन्होंने बोला भी ठीक है, जो आप लोगों की मांगे हैं वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आप अपने जो लेटर पैड है उस पर आप अपने रेट वगैरह जो है वो बना के दे दो हमें, और जो भी इसमें होगा हम उसको सही ढंग से आपको दे देंगे। और आपके जो मजदूर भाई, अगर आप सोच रहे थे कि आपको उनका शोषण हो रहा है या उनकी दिहाड़ी कम है, तो उसके बारे में पूरा विचार रखेंगे। और आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी जी कि अगर हमारे यूनियन के माध्यम से कंपनी हमें अच्छे रेट दे देती है तो हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है उस समय। अगर हमारे मजदूर भाई को अच्छा रेट मिल जाता है, हमारे ठेकेदारों को अच्छा रेट मिल जाता है, जैसे उत्तराखंड में अभी अच्छे रेट दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुनाई में आ रहा था कि बहुत कम रेट दिए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा। तो इसलिए हमने ये मिशन चालू किया था कि किसी किस्म के हमारे जो सिरमौर के मजदूर भाई हैं उनका शोषण ना हो जाए। वहीं युवा कांग्रेस द्वारा भी इस मांग को लेकर जिला उपायुक्त RK गौतम को एक ज्ञापन सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने बताया कि उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग उठाई गई है। देखिए, जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल हाईवे 707 का काम सिरमौर जिले के अंदर शुरू हो चुका है, बद्रीपुर से लेके शिलाई और गुम्मा तक, और 3 कंपनियों को वो काम आवंटित हुआ है। और हमारी ये मांग रहेगी, जिस तरह से आपको पता है कि रोज़गार की क्राइसिस है और स्थानीय युवाओं को उसमें काम करने का मौका मिलना चाहिए, और कंपनी ने मशीनरी अपने लेवल पर प्रोवाइड की है, कोई बात नहीं, वो करें, लेकिन सिविल वर्क्स तो उन्होंने लोगों से जिनसे कराना है उनको मज़दूरों की भी ज़रूरत है और ठेकेदारों की भी ज़रूरत है। हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर उनको काम दिया जाना चाहिए, और एक तरफ से इसमें बाउंड नहीं है कि कोई भी अधिकारी या सरकार की भी
फलाने व्यक्ति को वो काम मिलना चाहिए। लेकिन एक नैतिक रूप से स्थानीय युवाओं की जिम्मेवारी बनती है और उनका हक बनता है, क्योंकि जो पर्यावरण ख़राब होगा या दूसरी जो सुख सुविधाएं ख़राब होगी वो स्थानीय युवकों की होगी। क्योंकि सिरमौर के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे युवा हैं जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन बेरोज़गारी का दंश वो झेल रहे हैं और उन्हें रोज़गार पाने के लिए चाहे सिविल वर्क हो या प्रोजेक्ट के वर्क हो बाहर जाना पड़ता है और वो बाहर काम भी कर रहे हैं और अच्छा क्वालिटी वर्क वो करते हैं। तो हम डीसी साहब से आज रिक्वेस्ट करने आए हैं, उनसे निवेदन करने आए हैं कि सर इससे वहाँ के जितने भी हज़ारों युवा हैं, हज़ारों परिवार हैं, वो लाभान्वित हो सकते हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।